AF89 हिंदी। लियोनेल ने सिर हिलाया। शायद अब तक कोई और सचमुच गुस्से में आ गया होता। आखिरकार इतने संवेदनशील विषय पर मजाक करना बहुत से लोगों को भड़काने के लिए काफी था, खासकर जब बात खुद की हो। लेकिन लियोनेल हमेशा से ही चीजों को अलग अलग हिस्सों में बांटने में माहिर था। कम से कम उसने अपने पिता के जाने से पहले ज्यादा कुछ तो नहीं कहा था। ये बूढ़ा आदमी उम्र के साथ और भी ज्यादा परेशान करने वाला होता जा रहा था। अच्छी बात यह थी कि मामला गंभीर होने की संभावना कम थी। आखिरकार पिछली बार जब उसके पिता की रिकॉर्डिंग चालू हुई थी तो वह उसके नाना की मृत्यु के बारे में थी। उस समय मजाक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दरअसल लियोनेल को साफ याद था कि उसके पिता गुस्से की चरम सीमा पर थे, एक ऐसा भाव जो उसने पहले कभी अपने अंदर नहीं देखा था। चूंकि अब उसके पिता मजाक कर सकते थे, कम से कम इसका मतलब था कि यह एक हल्का मामला था। दुर्भाग्यवश लियोनेल इससे अधिक गलत नहीं हो सकता था। अल्पविराम। अपने पिता का होलोग्राम धुंधला होने के बाद लियोनेल अवाक होकर शब्दकोश से शीशी की ओर और फिर वापस देखता रहा। काफी देर तक, या कम से कम उसके मन में कितनी ही बातें घूम रही थी, उसे ऐसा ही लगा होगा। उसने न तो कोई हरकत की और न ही कुछ कहा। अमान्यों को रद्द करें। यदि यह कहा जा सकता है कि इनवैलिड ब्रह्मांड की असफलताएं हैं और वेरिएंट इनवैलिड सबसे बड़े खतरों में से हैं, तो शून्य इनवैलिड रात में छिपे रहने वाले प्राणी हैं। इस अर्थ में नहीं कि वे सोने से पहले की परिकथाएं हैं, बल्कि इस अर्थ में कि वे सभी के लिए अस्तित्वगत खतरा हैं। असफल के रूप में विकलांग अक्सर उन जातियों की कार्बन कॉपी होते थे जिनसे वे कथित तौर पर असफल होते थे। लियोनेल ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि जितने भी विकलांग उसे मिले थे वे सभी इंसान थे। लेकिन क्या हो अगर वह विकलांग किसी दूसरी जाति का हो? वहां विकलांग जानवर ही होंगे, शायद विकलांग ओरिक्स या किसी और अनगिनत जातियों के विकलांग। है ना? शून्य विकलांग एक खास जाति के विकलांग थे, एक ऐसी जाति जो अगर आज भी होती तो आयामी पद्य पर राज करती। उनके पिता इन प्राणियों को शून्य जानवर कहते थे। शून्य जंतुओं के पास कभी कोई घर जैसी दुनिया नहीं थी। वे आकाशीय पिंडों से पैदा हुए थे और अंतरिक्ष में उसी आजादी से विचरण करते थे जैसे पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। वे दुनियाओं को नाश्ते की तरह निगल जाते थे और राहत के लिए तारों को उगल देते थे। ये ऐसे जीव थे जिन्हें समझना लियोनेल की समझ से परे था। वर्तमान लियोनेल विशेष उपकरणों के बिना अंतरिक्ष की गहराइयों में भी टिक नहीं सकता था। वास्तव में केवल छठे आयाम का अस्तित्व ही विशेष क्षमताओं और उच्चतर क्षमताओं के साथ ऐसा कर सकता था। हालांकि बचपन से ही ऐसे शून्य जानवर उसे जो भी मुश्किल लगता था उसे फुर्सत के पलों के रूप में लेते थे। और फिर भी वे न केवल विलुप्त हो गए थे, बल्कि उन्हें उनकी जाति के विकलांगों ने निगल लिया था, जिससे विकलांगों की एक नई श्रेणी बन गई थी। अमान्यों को रद्द करें। सच तो यह था कि यह खून किसी शून्य विकलांग का नहीं था। जहां तक लियोनेल को पता था, विकलांगों में वास्तव में खून नहीं होता। या यूं कहें कि उनमें खून होता था, सिर्फ उनकी मृत्यु तक, जब उनके शरीर प्रकाश और शक्ति के कण बन गए। कीरा ने उसे जो खून दिया था वह एक शून्य जानवर की लाश से था। शब्दकोश के अनुसार जब तक कीरा के साल्वाटाइन परिवार ने उसे पाया तब तक उसमें अपनी मूल क्षमता का 1% से भी कम बचा था। विश्लेषण से पता चला कि मूल शून्य जानवर लाखों सालों से मरा हुआ था, शायद उससे भी ज्यादा समय से। शब्दकोश ने आगे ये निष्कर्ष निकाला था कि जिस शून्य अशक्त ने उसे मारा था उसने संभवतः उसका ईथरीय ग्लेबेला ही छीन लिया था और उसे अपने विकास के लिए निगल लिया था। शून्य जानवर के शरीर का बाकी हिस्सा उसके लिए लगभग बेकार था। लियोनेल अंतरिक्ष में तैरते हुए एक ग्रह के आकार के पहाड़ की लाश की कल्पना कर सकता था, जिसके चारों ओर लाल रंग की एक अंतहीन नदी परिक्रमा कर रही थी। ऐसा कहा जाता था कि ब्रह्मांड में रिक्त स्थान इतना विशाल है कि यदि आप किसी भी दिशा में इशारा करें और बिना बाईं या दाईं और मुड़े उसमें आगे बढ़ें, तो लगभग 100% संभावना है कि आप एक भी चीज को छुए बिना उसके अंत तक पहुंच जाएंगे। शून्य जानवर जैसे विशाल जानवर के लिए यह शायद अभी भी सच था। कौन जानता था कि उसकी मृत्यु कब से दुनिया पर एक अनजानी कलंक बनी हुई थी। लियोनेल को अचानक एक अन्य विचार प्रयोग याद आ गया। यदि जंगल में कोई पेड़ गिर जाए और उसे कोई न देखे तो क्या वह आवाज करेगा? यदि आप अंतरिक्ष की विशालता में अकेले मर जाएं और आपको याद रखने वाला कोई मित्र या परिवार न हो, तो क्या आप सचमुच मर गए? ये बहुत ही डरावना था। शून्य जानवर इतने शक्तिशाली थे और फिर भी इतने कम थे। उनके न तो माता पिता थे न ही दोस्त। वे आयामी छंद के भाग्य को अपनी हथेलियों में थाम सकते थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? लियोनेल ने शीशी को कसकर पकड़ लिया।
कुछ महीने पहले वह इस बात को लेकर चिंतित था कि लिटिल ब्लैक स्टार के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आखिरकार उसे एक वरदान मिल ही गया। हालांकि उसकी क्षमता मूल क्षमता से 1% से भी कम थी, फिर भी शून्य जानवर सभी छाया प्रभुओं के शासक थे। हालांकि लिटिल ब्लैक स्टार की क्षमताएं उसे शिखर पर पहुंचाती थीं, लेकिन उसकी उत्पत्ति कितनी साधारण थी, इसकी वजह से वह बहुत सीमित था। पृथ्वी के मिनकों का छोटा शरीर शक्तिशाली प्राणियों को जन्म देने के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था। यही कारण था कि लियोनेल को लिटिल ब्लैक स्टार के विकास में मदद करने के लिए और भी शक्तिशाली जानवरों के खून की जरूरत थी। लिटिल ब्लैक स्टार का शरीर जितना मजबूत होता जाएगा, वह उतनी ही आसानी से अपनी क्षमता की ताकत को समायोजित कर सकेगा और उतनी ही तेजी से उसका विकास होगा। मिमिक्री बैट का खून सोखने के बाद लिटिल ब्लैक स्टार की प्रतिभा निखर उठी और वह तुरंत ही नकल का सबसे शक्तिशाली रूप जगाने में सक्षम हो गया, क्षमता चुराने की क्षमता। इस समय ये लियोनेल के मन में बसी आदर्श दुनिया के निर्माण की दिशा में उसके सबसे मजबूत तुरुप के पत्तों में से एक था। ये बात अकेले ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि लिटिल ब्लैक स्टार की प्रतिभा कितनी प्रबल थी। लियोनेल ये देखने के लिए उत्सुक था कि शून्य जानवर के रक्त के साथ विलय के बाद लिटिल ब्लैक स्टार कितनी प्रगति करेगा। ... लियोनेल की आगे की गति भी उतनी ही धीमी थी। उसने अपनी सलाह का पूरा ध्यान रखा। जब वो किसी भी हाल में पीछे ही रहेगा तो फिर वो अपनी सहनशक्ति क्यों बर्बाद करे ताकि किसी भी तरह से पीछे न रह जाए। हालांकि लियोनेल को इस जगह पर अपनी सहनशक्ति की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, फिर भी उसने यही रास्ता चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे उसे न सिर्फ खुद को मजबूत करने बल्कि चिंतन और मनन करने का जो समय मिला वह अमूल्य था। हर गुजरते दिन के साथ लियोनेल तेजी से आगे बढ़ता गया। स्टार फ्यूजन एक तकनीक थी जिसे लियोनेल ने कैमलॉट की जादुई प्रणाली का उपयोग करके विकसित किया था। वह अपने कांस्य रून्स को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाने में सक्षम था। स्टार फ्यूजन को जादूगर तकनीक के बजाय एक शूरवीर तकनीक माना जा सकता है। इसमें मूलतः उसके शरीर को एक तारे के केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा का दहन होता है, जिससे उसकी ताकत, गति और यहां तक कि प्रतिक्रिया समय भी बढ़ जाता है। लियोनेल ने हिसाब लगाया कि असल दुनिया में वह शायद कुछ मिनट ही उस अवस्था में टिक पाएगा और इससे उसे अपने से ऊपर के एक पूरे आयाम की ताकत मिलेगी, जो इस बात का सबूत था कि वाइटल स्टार फोर्स कितना भयानक था। कम से कम तब तो यही स्थिति थी जब चौथे और पांचवें आयाम के बीच का अंतराल ही लक्ष्य था। हालांकि इस दुनिया में जहां एक महत्वपूर्ण तारा मदरा रहा था और जगह उससे भरी हुई थी, लियोनेल जब तक चाहे उस अवस्था में रह सकता था। एकमात्र वास्तविक बाधा उसके शरीर पर पड़ने वाला तनाव था, लेकिन उसके कांस्य रूनों के इस्तेमाल से वह भी ठीक हो गया था। जब लियोनेल ने अपने कांस्य रून्स को सक्रिय किया तो उसका शरीर और भी मजबूत और ठोस हो गया। यह मानो उसके धातु शरीर पर छुपी बेड़ियां खोलकर उसे और भी मजबूत बना रहा था। इसकी जरूरत का कारण बिल्कुल स्पष्ट था। त्वचा कभी भी धातु जितनी मजबूत नहीं हो सकती थी और धातु कभी भी त्वचा जितनी लचीली नहीं हो सकती थी। इन दोनों का फायदा उठाने के लिए कुछ त्याग करने पड़े, जो कांस्य रूनों के सक्रिय होने के बाद अनावश्यक थे। उनकी सक्रिय अवस्था में लियोनेल का शरीर धातु की तरह कठोर और मांस की तरह लचीला और स्पंजी हो गया, जिससे उसे दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ लाभ मिला। अपने कांस्य रूनों को अपनी वाइटल स्टार फोर्स के लिए मार्ग के रूप में इस्तेमाल करके लियोनेल अपने मेटल सिनर्जी वंशकारक को वास्तव में सक्रिय किए बिना ही उसे बलपूर्वक जागृत कर रहा था। इससे उसके शरीर को अतिरिक्त शक्ति मिली, जिससे वाइटल स्टार फोर्स एक फीडबैक लूप के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर सका। वाइटल स्टार फोर्स उसके शरीर को और भी विस्फोटक और शक्तिशाली बना देगा। इसके परिणामस्वरूप उसके कांस्य रून्स और भी मजबूत हो जाएंगे और उसका शरीर और भी मजबूत और कठोर हो जाएगा। और उसके शरीर के और भी मजबूत हो जाने के कारण वाइटल स्टार फोर्स उसे और भी मजबूत बना सकता है। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल के महत्वपूर्ण तारों का निर्माण और स्टार फ्यूजन का निर्माण इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त था, भले ही उसे अन्य कोई चीज हासिल न हुई हो। और वह इस तथ्य की अनदेखी कर रहा था कि उसने लिटिल ब्लैक स्टार को विकास की ओर जाने वाला सही मार्ग पाया था। बेशक सबसे अच्छी बात जो लियोनेल को पता चलने पर खुशी हुई वह ये थी कि उसने वास्तव में आयामी सफाई की चौथी आयामी परत को पूरी तरह से समझ लिया था। कीरा को हराने के बाद लियोनेल के मन में यह बात ऐसे घर कर गई थी मानो वह हमेशा से ही उसके मन में थी। नतीजा ये हुआ कि लियोनेल खुद से भी प्रभावित हो गया। बुरा नहीं अगर मैं खुद ऐसा कहूं तो। लियोनेल हंसा। ओह! लियोनेल की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। आगे उसे एहसास हुआ कि वह अगले 3 महीने बाद अगले दौर में पहुंच गया है।
हालांकि इस बार उससे सिर्फ एक ही सड़क नहीं मिल रही थी, बल्कि दो सड़कें मिल रही थीं। दोनों युवकों ने एक ही समय पर उसे महसूस किया, उनकी निगाहें एक गुप्त तीक्ष्णता से चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि वे किरा जितने मित्रवत नहीं थे। लियोनेल के कदम धीमे हो गए, उसका मुंह एक छोटे ओ के आकार का हो गया और उसने एक लंबी सांस ली। हवा ने उसकी हरकत पर प्रतिक्रिया दी, उसकी छाती फैलते ही नीले रंग का एक घूमता हुआ शून्य घूम गया। सामने खड़े दो युवकों की सीमा में कदम रखने से पहले ही उसका शरीर शक्ति से लबालब भर गया। दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा। कीरा की तरह वे भी यहाँ कब से इंतजार कर रहे थे। उन्हें दोस्त तो नहीं माना जा सकता था, वे सिर्फ परिचित थे। हालांकि उनके बीच एक मौन सहमति जरूर थी। यह सबसे आसान निशाना दिन की तरह उजला था, और कौन हो सकता था सिवाय उस आदमी के जिसे आराम करने का मौका ही न मिला हो। तीन तरफा लड़ाई में कारकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ध्यान में रखना मुश्किल था। अगर उनके सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति की चिंता होती तो उनके लिए आगे आने वाली चुनौतियों से निपटना ज्यादा आसान होता। अंत में विकल्प साफ था, पहले लियोनेल को मारो। दोनों युवक धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह ... वह चौथे आयाम में है रिचर्ड। अब उससे जल्द छुटकारा पाने का और भी अधिक कारण है। लेकिन इसकी क्या संभावना है कि वह पहले राउंड में अपने से कमजोर किसी खिलाड़ी से भिड़ पाए। कुछ तो गड़बड़ है। रिचर्ड की नजरें सिकुड़ गईं। अब जब उसने सोचा तो पता चला कि इस मुकाम तक पहुंचने में पहले दौर से गुजरना ही एकमात्र चुनौती नहीं थी। इसके अलावा 1 महीने तक कई लड़ाइयां भी लड़नी थीं। हालांकि ये लड़ाइयां आपकी अपनी ताकत के हिसाब से तय होती थीं, जिससे आपको धीरे धीरे अपनी क्षमता को निखारने में मदद मिलती थी। लेकिन जब तक आप इस मुकाम तक पहुंचते, 5वें आयाम में ताकत होना जरूरी था। इस परीक्षण में शामिल होने वाले ज्यादातर लोगों के लिए इस दूसरे दौर में सफलता ही उनका लक्ष्य था। आयामी शुद्धि की 3 आधारभूत परतें और साथ ही 9 सितारों तक पहुंचने की क्षमता सबसे ज्यादा आकर्षक थी। इसके परिणामस्वरूप ये कहा जा सकता है कि पहला और दूसरा दौर एक बहुत बड़ा फिल्टर था। निर्माता लोगों को सिर्फ इसलिए मौका नहीं दे सकता था क्योंकि वे चाहते थे, है ना? चीजें ऐसे नहीं चलती थीं। लेकिन यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि यह एक बहुत बढ़िया फिल्टर था, इसलिए लियोनेल का यहाँ होना बहुत चौंकाने वाला था। जैसे ही लियोनेल की सांस रुकी, उसका आभामंडल अचानक चमक उठा। उसके रून मानो जीवित हो उठे, उसके बालों, त्वचा और यहाँ तक कि आंखों से भी एक गैसीय तारा शक्ति निकल पड़ी। ये साफ था कि पिछले 3 महीनों में उसका स्टार फ्यूजन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। दरअसल यह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे पता था कि अपने मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर के 5वें आयाम के द्वार खोले बिना इस दुनिया के बाहर इसका इस्तेमाल करना उसके लिए नामुमकिन था। उसके बाल लंबे, गैसीय, लगभग भ्रामक शक्ति की नदी बन गए। उसकी आंखों ने अपनी पुतलियों और सफेद भाग का भेद खो दिया और नीले रंग का एक गोला बन गया जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसका शरीर एक सुंदर नीले कोहरे से लिपटा हुआ था और उसके रून हीरे के नीले रंग की तरह और भी ज्यादा चमक रहे थे। दोनों युवकों की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन लियोनेल पहले ही भाग चुका था। अगर वे यह अंदाजा लगा सकते थे कि लियोनेल सबसे आसान निशाना है, तो लियोनेल ये कैसे नहीं समझ सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि जहां तक उसकी बात थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस जगह पर 5वें आयाम के लोगों के सामने वह अजेय था। रिचर्ड ने एक लंबी छड़ निकाली। वह इतनी काली थी कि मानो उसके चारों ओर की सारी रोशनी धुंधली पड़ गई हो। उसे देखते ही उसका वजन और भारीपन महसूस हो सकता था। दूसरे युवक, जिसका नाम हिग्लिस था, ने भी उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया की। उसकी हथेली के एक झटके से एक बड़ा हथौड़ा प्रकट हो गया। लियोनेल को बस एक नज़र में ही अंदाजा हो गया कि ये दोनों 5वें आयाम में पहुंच चुके हैं। दरअसल दोनों ही टियर 7 पर थे। उनकी ताकत निर्विवाद थी और फिर भी कीरा से कई कदम नीचे। लियोनेल को साफ पता था कि दोनों में से कोई भी कीरा के परिवार जितना मजबूत नहीं था। या तो यही बात थी या फिर उनकी प्रतिभा उनके बराबर नहीं थी। कम से कम दूसरी संभावना तब तक बनी रही जब तक लियोनेल ने अपना स्पीयर डोमेन लाइनेज फैक्टर सक्रिय नहीं कर दिया, जिससे उसका माथा पूरे चमकदार नीले रंग के बीच एक चमकदार सुनहरे रंग से चमक उठा। जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने खड़े दोनों लोग उसके लाइनेज फैक्टर को पहचान नहीं पा रहे थे, उसे स्पष्ट हो गया कि पहली बात सच थी। इन दोनों के पास बस यही मौका था कि उनकी टीमवर्क में कोई रुकावट न आए। दुर्भाग्य से लियोनेल हिग्लिस के सामने प्रकट हुआ, उसकी आभा दमक रही थी।
उसने अपने हाथों में एक भारी भाला लिया था, उसकी गति के कारण हवा में हलचल मच गई और वह उसके रास्ते से हटने के लिए दौड़ पड़ा। उसका भाला ऊपर से नीचे गिरा, उसका प्रहार इतना जोरदार था कि उसका मजबूत ध्रुव भुजा भी विकृत हो गया। हिगलिस का चेहरा भद्दा था। इतनी ताकत तो उसे छठे आयाम से आधा कदम की दूरी पर बैठे किसी इंसान में भी नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास है। उसने ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सुना था जो आयामों की बाधाओं को पार करने के लिए सार्वभौमिक शक्ति पर निर्भर हो सकते थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी। वास्तव में वह जिस सार्वभौमिक शक्ति को महसूस कर पा रहा था वह केवल 4 ऋतुओं के दायरे में थी, उनके बीच के इतने बड़े अंतर को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हिगलिस ने जिंदगी में इतना अपमानित कभी महसूस नहीं किया था। उसे हमेशा अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और फिर भी वो वही चीज थी जो वो खोने वाला था। टकराना। हिगलिस के चेहरे पर एक हथियार के टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाने का भाव बदल गया। उसने हर संभव दांव लगा दिया था कि वह हथियार उसका अपना होगा, लेकिन लियोनेल का अपना भारी भाला ही था जो उसकी मार झेल नहीं पाया। और फिर भी उसके पास जश्न मनाने का भी समय नहीं था। ठीक उसकी खुशी के पल में दबाव की दीवार उस पर टूट पड़ी। उसके पैर इस हद तक मुड़ गए कि उसकी पीठ सड़क पर जा लगी, उसके हथौड़े का पोलार्म उसकी छाती में धंस गया, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि दबाव के कारण उसके छिद्र फट गए। उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था मानो अंदर से बाहर तक फट जाएगा। हिगलिस ने जोर से खांसते हुए कई घूंट खून बाहर निकाला, लेकिन चूंकि उसका मुंह आसमान की ओर था, इसलिए कुछ ही पल बाद वह लगभग दम घुटने से मर गया। रिचर्ड, जिसके हाथ में अभी भी छड़ी थी, अपनी आंखें सिकुड़कर लियोनेल की ओर देखने लगा, जो अब अपने हाथ में धारहीन भाले को देख रहा था। लियोनेल ने आह भरी और सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका ये भारी भाला केवल अर्ध कांस्य स्तर का ही था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक ही वार से वह इस हालत में पहुंच जाएगा। सौभाग्य से ये बस इतनी देर तक चला कि हिगलिस ऐसी हालत में पहुंच गया कि वह अब और लड़ नहीं सकता था, वरना शायद वह हार जाता। हिगलिस ने अपना सिर एक तरफ कर लिया और खांसता रहा। उसका खून, जो हल्की सड़क की सतह पर जमा होना चाहिए था, तुरंत शुद्ध हो गया और बिना किसी धुएं के हवा में गायब हो गया। ये नज़ारा देखकर लियोनेल की आह निकल गई। इस सड़क पर कितने लोग मारे गए थे और फिर इसी तरह पवित्र किए गए। जो कुछ पहले था उसका अब कोई निशान भी नहीं बचा था। लियोनेल ने हिगलिस की तरफ देखा। उस वक्त तक उस युवक ने दया की भीख नहीं मांगी थी। सच कहूं तो लियोनेल ने जरूरत न होने पर भी उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा नहीं था कि वे किसी युद्ध के मैदान में मिल रहे थे, उन्हें इस तकनीक के लिए आमने सामने होना पड़ा था। फिर भी इस तथ्य से लियोनेल के मन में उसके प्रति जरा भी सम्मान नहीं जागा। एक ही झटके में लियोनेल ने अपना पैर हिगलिस के कूल्हे पर फंसा दिया और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। बेशक उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दया का कार्य था या नहीं। उसे बस इतना पता था कि यह हिगलिस का दूसरा प्रयास था, पहला नहीं। अगर यह दूसरा प्रयास होता तो इसका मतलब होता कि हिगलिस मर जाता। लेकिन लियोनेल इसमें कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ दया के लिए डायमेंशनल क्लींस पूरा करने का मौका छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वह धीरे धीरे सीख रहा था कि अपनी नैतिकता और अपने काम के बीच संतुलन कैसे बिठाए। आखिरकार वह अच्छी तरह जानता था कि अगर हिगलिस को मौका मिलता तो वह उसे मार डालता। इसलिए लियोनेल ऐसे दुश्मन के लिए यही सबसे अच्छा कर सकता था। हिगलिस, जाहिर है, पलटवार नहीं कर सकता था, लेकिन उन आखिरी पलों में उसकी नज़र लियोनेल पर टिकी हुई थी, मानो उसके चेहरे की यादों को अपने ज़हन में बसाने की कोशिश कर रहा हो। लियोनेल ने अपना ध्यान रिचर्ड की ओर मोड़ा। रिचर्ड एक अच्छे कपड़े पहने युवक था, जिसके लंबे काले बाल और गहरी बैंगनी आंखें थीं। उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी थोड़ी कांप रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह डर से ज्यादा उसके भारीपन की वजह से था। लियोनेल को लगा कि इस युवक ने शायद कोई ऐसा हथियार निकाल लिया है जो उसके बस के बाहर है, क्योंकि उसे लियोनेल की ताकत का एहसास हो गया था। लियोनेल ने एक झटके से अपना भारी भाला दूर रख दिया। उसे इसके टूटने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भाला क्षेत्र की विरासत में पहचाने गए भालों के टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करने की क्षमता थी। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। स्टार फ्यूशन इनफ्यूजन जिस संस्करण का उसने किरा के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उससे वह इन दोनों को पहले ही हरा सकता था। हालांकि वह उस समय दूसरे संस्करण स्टार फ्यूशन कम्बशन का इस्तेमाल कर रहा था, जो निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। वह अपने द्वारा बनाए गए तीसरे संस्करण का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार उसे मौका नहीं मिलेगा।
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रिचर्ड ने पूछा, उसकी आंखों की गहराई में एक सुलगता हुआ गुस्सा छिपा था। उसे यहाँ सचमुच कामयाब होना था। बस एक कदम और बाकी था, फिर भी इतनी बड़ी रुकावट आ गई। भला वह कैसे नाराज न होता? हालांकि वह असफलताओं का आदी था। वह जीवन भर अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के खिलाफ लड़ता रहा था। कई दशकों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे डायमेंशनल क्लींस परीक्षणों का नक्शा मिल गया और उसने इस पल के लिए वर्षों से तैयारी की थी। समस्या ये थी कि हालांकि यह उनका पहला प्रयास था, लेकिन कौन जानता था कि अगला दौर कब शुरू होगा। लियोनेल को शुरू में लगा कि वह अकेला है, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी पहेली सुलझाई, मुकदमा शुरू हो गया। तो फिर वह ऐसा कैसे नहीं सोच सकता था। लेकिन सच तो ये था कि यह मुकदमा तभी शुरू होगा जब कुछ खास लोग इस नक्शे को सक्रिय करेंगे। लियोनेल को लगता था कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, जबकि असल में वह अपना नक्शा सक्रिय करने वाला आखिरी व्यक्ति था। कोई सोच सकता है कि यह एक आसान काम था, लेकिन यह सच से कोसों दूर था। किसी भी समय ट्रायल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा नक्शे थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोटा पूरा करना आसान था। कितने लोग अभी अपनी पहली कोशिश में हैं? कितने लोग जोखिम जानते हुए भी पहली कोशिश के तुरंत बाद दूसरी कोशिश शुरू करने की हिम्मत करेंगे? क्या वे दोबारा कोशिश करने से पहले और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए समय नहीं लेंगे? इस समय कितने लोग अपने दूसरे परीक्षण पर थे? यहां से टेलीपोर्ट होने के बाद उनके नक्शे के टुकड़ों का क्या होगा? ये किसके हाथों में जाएंगे? उस व्यक्ति को पहेली को सुलझाने में कितना समय लगेगा? अधिकांश लोग सुरक्षित एकांत स्थान से प्रवेश करते थे, तो कौन जानता था कि उनके नक्शे के टुकड़ों को फिर से खोजने में कितना समय लगेगा? इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को फिर से शुरू होने में औसतन 100 साल या उससे ज्यादा का समय लगा। कम से कम इसमें 1 दशक लगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 सहस्राब्दी या उससे भी ज्यादा समय लग सकता था। लियोनेल को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना वह कीरा की ईमानदारी पर विस्मित होता, बजाय इसके कि वह अपनी बात न रखने के लिए उसका मजाक उड़ाए। साथ ही वह ये भी समझता कि रिचर्ड इस समय अनिच्छा और क्रोध से क्यों सुलग रहा था। मेरा नाम लियोनेल मोरालेस है। और आप? लियोनेल ने विनम्रता से पूछा, हालांकि उसे इसकी कोई खास परवाह नहीं थी। रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं। मोरालेस। किसी वजह से उसे यह जाना पहचाना और अजनबी दोनों लगा। मेरा नाम रिचर्ड वियोला है, चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं। दोनों ने एक साथ आगे की ओर तीर चलाए। हालांकि लियोनेल जानता था कि यह जरूरत से ज्यादा होगा, फिर भी वह एक और भाला बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह समझ सकता था कि रिचर्ड की छड़ कितनी शक्तिशाली थी और वह ऐसी सामग्री से बनी थी जो उसे एल्थोर के अराजक कण बल की याद दिलाती थी। इसमें भारीपन था, लगभग मूर्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव था, और यह एक अंतहीन शून्य की तरह प्रतीत होता था जिसे एक खंभे में ढाल दिया गया हो। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लियोनेल समझ सकता था कि रिचर्ड का कौशल सर्वोच्च स्तर का था, यहां तक कि उससे भी बेहतर। लियोनेल अभी भी अपने भाला क्षेत्र को निखार रहा था और उसने 5वें आयाम के स्तर पर ज्यादा भालों को छुआ तक नहीं था। इसके अलावा उसने पिछले कुछ महीनों में स्टार फ्यूजन को बेहतर बनाने और निखारने में काफी समय बिताया था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दुनिया में उसके युद्ध कौशल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यह अंतर उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था। और जहां कौशल में थोड़ा सा अंतर था, वहीं शक्ति में अंतर लगभग अंतहीन खाए जैसा था। रिचर्ड का कौशल इतना नहीं था कि लियोनेल को रोक सके, और उसकी ताकत इतनी कमजोर थी कि वह कुछ दर्जन से ज्यादा मुकाबलों में टिक नहीं पाता। कुछ ही मिनटों के बाद रिचर्ड ने खुद को सड़क के किनारे खड़ा पाया। उसकी एड़ियां अब जमीन को भी नहीं छू रही थी। वह अपने हथियारों के प्रहार के बीच लियोनेल को घूरता रहा। इस जगह पर वह अपनी असली ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर भारी था, उसकी वंशावली और क्षमताएं सीमित थीं, और इससे भी बदतर बात यह थी कि जिस युवक से वह लड़ रहा था, उसमें इनमें से कोई भी सीमा नहीं थी। वह समझ गया कि लियोनेल किसी वजह से पीछे हट रहा था, और हालांकि उसे वजह पता नहीं थी, फिर भी इससे उसका गुस्सा और भड़क गया। वह बहुत करीब था। वियोला परिवार का उत्तराधिकार अपने लिए हासिल करने की राह में बस एक ही व्यक्ति रोड़ा था, और फिर भी उसे असल में ऐसी ही एक बाधा का सामना करना पड़ा था। मुझे, रिचर्ड ने दांत पीसते हुए अपना सिर हिलाया। यह इसके लायक नहीं था। अगर वह इसे अभी इस्तेमाल करता तो इसे बर्बाद कर देता, और उसकी अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि इससे कुछ खास ठीक नहीं होगा। उसके वर्तमान और लियोनेल के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था।
फिर भी उसने खुद को थामे रखा ताकि वह लियोनेल का विश्लेषण जारी रख सके। अगर वो दो चीजें थीं तो वो थी धैर्यवान और प्रतिशोधी। उसे नहीं पता था कि वो इस लियोनेल मोरालेस से दोबारा कभी मिलेगा भी या नहीं, लेकिन जब मिलेगा तो उसे 100 गुना बदला देगा। उसके पास शायद स्टार फोर्स वंशकारक या क्षमता है। यह उसे इस जगह पर काफी बढ़त देता है, लेकिन बाहर उसके पास काम करने के लिए उतनी स्टार फोर्स नहीं होगी। तारा बल के इस घनत्व से मेल खाने का एकमात्र तरीका किसी तारे के पास युद्ध करना होगा। हालांकि जब तक आप छठे आयाम में न हो, आप अंतरिक्ष में युद्ध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और जब तक आप 7वें आयाम में न हो, किसी तीसरे आयाम के तारे के पास जाना भी उचित सुरक्षा के बिना मौत को दावत देना था। तारे, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंड आयामी छंद में मौजूद उन अस्तित्वों में से थे जो अपने आयाम के बावजूद खतरनाक थे। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पर निर्भर करते हुए ये या तो एक पेचीदा रहस्य हो सकता है, पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है जिसका कोई मतलब नहीं है। जब रिचर्ड को लगा कि अब वो और नहीं टिक सकता, तो उसने लियोनेल को उसे मारने का जरा भी मौका नहीं दिया। उसने एक पैर पीछे खिसकाया, अपने पंजों को हल्की सड़क के नीचे फंसाया और फिर अपने बचे हुए पैर से उसे पीछे धकेला। जब वह पूरी ताकत से सड़क के नीचे घूम रहा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में घूम रही थी। तोप से निकले तीर की तरह वह नीचे खाई में चला गया। उसकी दो टिमटिमाती बैंगनी पुतलियां आखिरी चीजें थीं जो पूरी तरह से गायब होने से पहले दिखाई दे रही थीं। लियोनेल ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि शुरू में उसका रिचर्ड को मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्टार फ्यूजन पर ध्यान केंद्रित करने और ये देखने के लिए रुका था कि क्या कुछ ऐसा है जिसे सुधारा और ठीक किया जा सकता है। उस पल लियोनेल के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने लंबी, स्थिर सांसें लीं और उसका दिमाग तेजी से सब कुछ आत्मसात कर रहा था। चौथे आयाम खंड की तुलना में पांचवां आयाम कहीं ज्यादा जटिल था। विडंबना यह है कि चौथे आयाम की तुलना में पांचवें आयाम में साधना भी कहीं ज्यादा आसान थी, खासकर लियोनेल जैसे व्यक्ति के लिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। तीसरे आयाम में भी किसी को अपने शरीर को कोशिकीय स्तर पर पुनर्गठित करना पड़ता था। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये कठिनाई पहले से ही ज्यादातर लोगों की समझ से परे थी। चौथे आयाम में ये और भी जटिल हो गया। सिर्फ नोड्स और उनके बीच संबंध बनाने के बजाय एक पूरी तरह से नया परिसंचरण तंत्र बनाना जरूरी था जो उनके सभी आंतरिक अंगों, मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ सके, उनका विलय कर सके और उनका उपयोग कर सके। उस समय अपने ब्रेन स्टेम में एक नोड जोड़ने के लिए लियोनेल को अपनी हजारों तंत्रिका कोशिकाओं के मार्गों को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ा था। अब कोई कल्पना कर सकता है कि किसी व्यक्ति को अपने लिए एक नया परिसंचरण तंत्र बनाने के लिए किस स्तर की पुनर्व्यवस्था करनी होगी। हालांकि पांचवें आयाम को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल ये कहा जा सकता है कि शरीर का पुनर्निर्माण फिलहाल पूरा माना जा सकता है। पांचवां आयाम पूरी तरह से मन पर केंद्रित था और उसमें विकास को प्रेरित कर रहा था। कोई नई कोशिकाएं या नोड्स बनाने की जरूरत नहीं थी। व्यक्ति पूरी तरह से अपने इथेरियल ग्लैबेला के आकार, स्थायित्व और शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ये भी कहा जा सकता है कि अब से व्यक्ति का इथेरियल ग्लैबेला और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। लियोनेल इस बात से निराश था कि चौथे आयाम के शिखर पर पहुंचने के बाद उसके दिमागों की संख्या केवल 50,000 ही बढ़ी थी। ये संख्या बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब तीसरे आयाम के शिखर पर ही उसके पास 1000 दिमाग थे, तो ये संख्या बहुत कम लग रही थी। तीसरे और चौथे आयामों के बीच केवल 50 गुना का अंतर कैसे हो सकता है? उनके शिखरों के बीच के अंतर की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अब वह समझ गया था, पांचवां आयाम वह होगा जहां उसके मन की बेड़ियां वास्तव में खुल जाएंगी। मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। यदि तीसरे आयाम में इतने लंबे समय तक रहने से उससे कुछ सीखने को मिला, तो वह ये था कि वहां हमेशा उससे कहीं अधिक संभावनाएं बची रहती हैं, जितना वह सोचता था। तीसरे आयाम में एक बिंदु ऐसा आया जब उसने सोचा कि उसकी सीमा 60 विभाजित दिमागों की है, लेकिन अंत में उसके पास 1000 से अधिक विभाजित दिमाग ही बचे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि लियोनेल चौथे आयाम में कुछ और साल बिताने की योजना बना रहा था। दरअसल उसने इस रास्ते पर आगे बढ़ने की योजना बनाई थी, बशर्ते उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए। अगर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया, तो वह इस जगह से निकलते ही आगे बढ़ जाएगा।
उनका तर्क सरल था। वह 60 से 1000 विभाजित मनों तक पहुंचने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसमें इतनी क्षमता थी कि वह उसे निचोड़ सके, बल्कि इसलिए कि उसका मन पहले से ही 5वें आयाम में था। वह उस स्तर तक पहुंचने के लिए उससे कहीं ज्यादा तैयार था जितना उसने सोचा था। इतने बड़े अंतर की व्याख्या उसके शरीर के धीरे धीरे तीसरे आयाम की सीमाओं के भीतर ढलने और मजबूत होने से की जा सकती थी। लियोनेल को यह महसूस हुआ कि यदि वह उस समय भी टूट गया होता जब उसके पास केवल 60 विभाजित दिमाग थे, तब भी चौथे आयाम के शिखर पर पहुंचने के बाद उसे 10,000 से अधिक लाभ प्राप्त होता। फिर भी लियोनेल के तुरंत आगे न बढ़ पाने की वजह उसका दिमाग नहीं था। उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगा। बल्कि वह अपने शरीर के कारण पीछे हट रहा था। उसने अभी चौथे आयाम की शक्ति का अनुभव ही नहीं किया था और वह अभी भी खुद को उसके अनुकूल ढाल रहा था। उसके स्टार फ्यूजन और पिछले 3 महीनों ने इस प्रक्रिया को, खासकर पहले वाले आयाम ने, बहुत तेज कर दिया था। उसे लग रहा था कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह चौथे आयाम की तरह 5वें आयाम में भी छा जाएगा। मैंने यहाँ बहुत समय बिताया है, अब शायद गति थोड़ी बढ़ाने का समय आ गया है। लियोनेल आगे बढ़ा। हालांकि ये दिलचस्प है। मुझे लगता है कि मैं आयामी शुद्धि की चौथी आयामी परत के बारे में किसी को भी बता सकता हूँ। लेकिन किसी कारण से 5वीं परत की बात आती है तो एक बाधा है। लियोनेल को उसे पुकारने का मौका मिलने से पहले ही कीरा कूद गई थी। लेकिन वह उसे जाने से कम चौथे आयाम की परत देना चाहता था। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि कोई उसे रोक रहा है, इसलिए उसने सोचा कि सभी परतों के लिए यही होगा। और फिर भी उसने पाया कि 5वें आयाम की परत उसके मन में बंद थी और उसे उसके बारे में बोलने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल जब भी लियोनेल कोशिश करता उसे हल्का सिरदर्द होने लगता। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने चौथे आयामी परत को स्वयं ही समझ लिया है? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। जब उसने सुना कि डायमेंशनल क्लींस का अभ्यास दूसरी तकनीकों के साथ किया जा सकता है, तो उसने पहले ही अपने भाइयों को इसे सिखाने के बारे में सोच लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें इतनी आसान नहीं थीं। उद्धरण। क्या होगा अगर मैं भी 5वें आयाम की परत का विश्लेषण और समझ खुद ही कर लूं? क्या यह संभव होगा? सच कहूं तो लियोनेल को यकीन नहीं था। क्या आप कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आप पहले से जानते हैं? लियोनेल को लगा कि इसमें एक सूक्ष्म अंतर है जिसका वह फायदा उठा सकता है। बेशक उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वह जो करने की सोच रहा था, वह कितना बेतुका था। चौथे आयाम की परत को खुद समझना ही अपने आप में चौंकाने वाला था, लेकिन 5वें आयाम के लिए ऐसा करने की कोशिश करना भी। अचानक लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वह अवरोध पार कर लिया जहां एक आत्मिक योद्धा प्रकट होना चाहिए था। अब तक वे हर 20 मीटर पर दिखाई दे रहे थे, इसलिए वह पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन हकीकत उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। 20 मीटर के निशान पर कोई आत्मा नहीं दिखी। दरअसल 1 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद भी उसे कोई आत्मा नहीं मिली। जब वह 10 किलोमीटर पहुंचने ही वाला था, लियोनेल को एक अवरोध के धुंधले निशान दिखाई दिए। ये वही अवरोध था जो उसे तब भी महसूस होता था जब उसने किसी आत्मा को पराजित नहीं किया था, और वही अवरोध जो उसे कीरा और उन 2 युवकों के साथ अपनी लड़ाई के दौरान भी महसूस हुआ था। लेकिन इस बार कोई आत्मिक योद्धा नहीं था। पहली लियोनेल ने पलकें झपकाईं, उसके होठों पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। यही तो वो सबसे अच्छा काम करता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे की पहेलियों को पूरा करने में उसके पूरे 50,000 विभाजित दिमाग लगेंगे। इस परीक्षण में जरा भी सरलता नहीं थी। हालांकि इस समय दूसरों की तुलना में लियोनेल की गति पहले की तुलना में बहुत अलग थी। जब तक वह तीसरे राउंड तक पहुंचा तब तक उसके आसपास खुद के अलावा कोई नहीं था। दरअसल वह एक ही राउंड में लगभग आधे साल का अंतर पाटने में कामयाब रहा था। तारांकन। लाल धूल और रेत से ढके चांद पर एक द्वार खुला। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कई आकृतियां बाहर निकली। हर आकृति पिछली आकृति से ज्यादा क्षतिग्रस्त और घायल थी। फिर भी उनमें से कई लोग उस विशेष युवती की पीठ की ओर केवल श्रद्धा भरी आंखों से ही देख सकते थे। उसका कवच ऊपर से नीचे तक खून से सना हुआ था, कुछ अभी तक पूरी तरह सूखा भी नहीं था। इतने समय में उसकी कुल्हाड़ी पर पकड़ जरा भी कमजोर नहीं हुई थी, और अब भी उसकी पीठ सीधी और मजबूत थी। उसकी आंखों की गहराई में एक भावहीन ठंडक थी जिसे किसी भी नजर से देख पाना मुश्किल था। सैमसन सबसे आखिर में बाहर आने वालों में से था। सच तो ये था कि उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी।
यहाँ तक कि उसने अपना एक हाथ भी गंवा दिया था। अगर आयना उन सब की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर न होती तो वह मर जाता। दरअसल वे सब मर जाते। उसने श्रद्धा भाव से उसकी पीठ की ओर देखा। वह कभी उसके चेहरे की एक झलक भी नहीं देख पाया था, लेकिन शायद यही अच्छा था। उसे लगा कि ऐसी योद्धा का सिर्फ इसलिए इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए क्योंकि वह एक महिला थी। लगता है ब्रेजिंगर्स एक और वंशानुगत जागीरदार परिवार होगा। मुझे रिचर्ड को उसके बारे में जल्द से जल्द बताना होगा। उसके साथ की लड़कियां भी बुरी नहीं हैं। किसने सोचा था कि यह एक अनोखा क्षेत्र होगा। रिचर्ड एक जानी पहचानी जगह में वापस प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर ठंडक की झलक थी। उसका हर चेहरा मानो संगमरमर की किसी पटिया पर उकेरा गया हो, जो स्वाभाविक रूप से कई पलों तक स्थिर रहा। आधे घंटे बाद ही उसने पहली सांस ली और अपने अंदर जमा सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। हाथ में पकड़े नक्शे के टुकड़े को देखते हुए उसने उसे अपनी बेल्ट में छिपे एक स्थानिक डिब्बे में रख लिया और उसका चेहरा सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। एक और गहरी सांस लेने के बाद वो पूरी तरह से स्थिर हो गया। अभी कुछ साल बाकी थे। बाकी सभी संभावित उत्तराधिकारियों के बीच वह पहले से ही बढ़त बनाए हुए था और इस वजह से वह उनसे कहीं आगे निकल जाता। लेकिन चूंकि चीजें इस तरह खत्म हो चुकी थीं, इसलिए उसे इस प्रतिस्पर्धा को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वह अभी भी चौथे आयाम की परत हासिल करने में कामयाब रहा था। अगर वह इसे तीसरे आयाम की परत के साथ मिला दे और अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे पांचवें आयाम की परत न मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब तक बाकी लोगों को वे तारे मिल गए होंगे जिनकी मुझे तलाश है। मैं अपनी योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले पहली 2 परतें पूरी करूंगा। रिचर्ड अपने अधीनस्थों से गुप्त रूप से संवाद करने ही वाला था कि किसी को पता न चले कि वह अभी लौट आया है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे तो पहले ही एक संदेश मिल चुका है। इस पर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। इस ताबीज जैसी खूबियों वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि वह परेशान नहीं होना चाहता। कोई भी उससे संपर्क करने की हिम्मत तभी करता था जब मामला बेहद जरूरी होता था। जैसी कि उम्मीद थी, रिचर्ड ने अभी विवरण पढ़ना शुरू ही किया था कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। इंदौर महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में करता है सुधार। विगोमन सिल्वर एम्पायर से संबंधित एक अनोखा क्षेत्र। यहां तक कि रिचर्ड, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, के लिए भी ऐसी घटना से उसका दिल धड़क उठा। सच तो यह था कि सिल्वर एम्पायर जोन दुर्लभ नहीं थे। हो सकता है कि यह बहुत पहले ही ढह गया हो, लेकिन इसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत था। इतने बड़े क्षेत्र में भविष्य में जोन के निर्माण को गति देने वाली परिस्थितियों की संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि उस आकार का कोई भी साम्राज्य अपनी सुरक्षा के लिए जोन्स के निर्माण के विरुद्ध कई सुरक्षा उपाय रखता होगा। हालांकि वे उन्हें बनने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वे इस संबंध को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जिससे उनके जोन्स में जो भी लाभ मिल सकता था वह लगभग बेकार हो जाएगा। कोई सोच सकता है कि इन सब का क्या मतलब था, लेकिन लियोनेल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जवाब साफ था। जब लियोनेल ने जोन में प्रवेश किया तो उसने सचमुच मध्ययुगीन फ्रांस में कदम रखा था। अगर वह चाहता तो कुछ पलों के धैर्य के साथ वह सब कुछ जान सकता था जिसे खोजने में ज्यादातर इतिहासकार जीवन भर लगा देते। वह उन युद्धों में लड़ सकता था जिनके बारे में वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे, जोन ऑफ आर्क से मिल सकता था जिसे वे केवल देवता ही मान सकते थे, और उसने सदियों पहले मर चुके एक राजा के साथ एक इमारत भी साझा की थी। अगर वह चाहता तो ये भी जान सकता था कि जोन रोजाना कौन से अंडरवियर पहनती थी। बस ये सारी जानकारी उसके लिए 25वीं सदी के एक व्यक्ति के रूप में अर्थहीन थी। लेकिन क्या होगा अगर लक्ष्य एक सर्वशक्तिमान साम्राज्य हो जो अपनी शक्तियों के चरम पर कई आकाशगंगाओं पर शासन करता हो और 7वें आयाम के विश्वों पर राज करता हो? ऐसे में क्या एक जोन उस जानकारी के भंडार का द्वार नहीं बन जाएगा जिसके बारे में वे केवल सपने ही देख सकते हैं? सच कहूं तो परिस्थिति के अनुसार पृथ्वी के लिए भी यही अवधारणा थी। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना था कि पूर्व मिस्र साम्राज्य जैसी चीजें एलियंस द्वारा बनाई गई थीं, कुछ अन्य तो खोए हुए सोने के शहरों या अटलांटिस जैसे पौराणिक शहरों में भी विश्वास करते थे। क्या ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जोन्स में भी संग्रहित नहीं होंगी? ऐसी घटनाओं की कहानी और किंवदंती में किस तरह के रहस्य छिपे हो सकते हैं? इससे अंततः समस्या उत्पन्न हो गई। अगर कोई साम्राज्य पहले ही नष्ट हो चुका होता तो ठीक था, लेकिन अगर ये जोन उनके साम्राज्य में बेतरतीब ढंग से उभर रहे होते जबकि वे अभी भी राज कर रहे होते, तो क्या ये जोन अपने दुश्मनों को अपने राज जानने का मौका नहीं देते?
इस बिंदु पर कोई यह कह सकता है कि जोन्स सुरक्षित ठिकाने नहीं थे। आखिरकार अगर लियोनेल फ्रांसिसियो के राज जानना चाहता तो उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। सिल्वा एम्पायर जैसे साम्राज्य के लिए तो यह और भी ज्यादा जरूरी था। हालांकि एक पल के लिए इस बारे में सोचो, जब कोई साम्राज्य बढ़ रहा होता है तो जाहिर है कि वह सबसे निचले स्तर से शुरू होता है। हो सकता है कि वह एक कांस्य संगठन के रूप में शुरू होकर रजत संगठन बन जाए और अंततः रजत साम्राज्य की तरह स्वर्ण संगठन या साम्राज्य में विकसित हो जाए। क्या हो अगर आपकी सफलता का राज शुरू से ही आपके पास रहा हो? क्या हो अगर कोई ऐसी योग्यता हो जिसे आप छुपाना चाहते हो, कोई ऐसा वंशसूत्र हो जिसे आप राज रखना चाहते हो, कोई ऐसा खजाना हो जिसके बारे में आप दूसरों को नहीं बताना चाहते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, क्या आपके सामने आने वाले दुश्मन भी ज्यादा ताकतवर नहीं होते? अगर वे दुश्मन उन जोन्स को निशाना बनाए जहां आपकी ताकत अभी भी कांस्य संगठन जितनी है, जबकि उनके पास स्वर्ण संगठन जितनी है, तो क्या आपके सारे राज खुल नहीं जाएंगे? यही कारण था कि शक्तिशाली संगठनों, परिवारों, राज्यों और साम्राज्यों ने पूरी तरह से अलग रास्ता चुना। संसाधनों की अपार मात्रा का इस्तेमाल करके वे जोन्स में मिलने वाली चीजों को विकृत करने में सक्षम थे। इन विकृतियों के कारण ये बताना असंभव हो गया कि क्या सच है और क्या झूठ, जिससे उनके दुश्मनों के पास कोई जानकारी नहीं बची। ये विकृत क्षेत्र सूचना के लिए बेकार थे और इनका इस्तेमाल केवल प्रशिक्षण के लिए ही किया जा सकता था। जब तक यह एक अनोखा क्षेत्र बन गया। परिभाषा के अनुसार विकृत क्षेत्र तकनीकी रूप से शुरू से ही अद्वितीय क्षेत्र थे। अद्वितीय क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहां बाहरी प्रभाव ने शुरुआती कठिनाई को बदल दिया था। विकृत क्षेत्र भी बाहरी प्रभावों से विकृत क्षेत्र थे, बस उनकी कठिनाई में ज्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद थे और यह उन क्षेत्रों के लिए आरक्षित था जो किसी साम्राज्य के पतन के निकट होने या उसके गठन के निकट होने पर बनाए जाते थे। किसी साम्राज्य के इतिहास के इन दो विपरीत बिंदुओं पर समरेखा पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, जिससे किसी भी तरह की विकृति बहुत मुश्किल हो गई। इसका नतीजा एक अनोखा क्षेत्र होगा जिसकी कठिनाई अपेक्षा से कहीं ज्यादा होगी। न सिर्फ विकृति विफल होगी, बल्कि मृत्यु की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी। फिर भी कई लोग ऐसे जोन में प्रवेश पाने के लिए लालायित रहते, कुछ तो पौराणिक जोन से भी ज्यादा। आखिरकार पौराणिक जोन तो बस एक बेतरतीब चक्र था। कोई नहीं जानता था कि आपको कौन सी जादू प्रणाली मिलेगी जो शक्तिशाली होगी या कमजोर। हालांकि अगर साम्राज्य शक्तिशाली था तो विकृत किया गया एक अनोखा जोन लगभग निश्चित रूप से जैकपॉट जीत सकता था। अब तक रिचर्ड की प्रतिक्रिया थोड़ी बहुत जायज ही लग रही थी। सिल्वा एम्पायर अपनी योग्यता के हिसाब से काफी हद तक सही था। हालांकि उसने जल्द ही खुद को शांत कर लिया। एक बात तो यह है कि आयना और बाकी लोग जिस समय में थे वह साम्राज्य के शैशवकाल का समय था, न कि उसके पतन के करीब। सैमसन ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक युवा जनरल फाई से मिलेंगे, और यही बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हालांकि यह संभव था कि रजत साम्राज्य किसी ऐसे अति खजाने के बल पर विकसित हुआ हो जिसका अस्तित्व इस क्षेत्र में उजागर हो, लेकिन इसकी संभावना कम ही थी। ज्यादातर साम्राज्य इस तरह नहीं उभरे, इसलिए रिचर्ड ऐसी किसी चीज पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाएगा। कई साम्राज्यों के तुरुप के पत्ते बाद में आए जब उन्होंने हजारों सालों में धन संचय किया। रिचर्ड के शांत होने का दूसरा कारण वियोला परिवार के नियम थे। वह शायद उन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन सैमसन को एक ऐसा काम सौंपा गया था जो उसे करना ही था। जाहिर है, इसका मतलब था कि इसमें शामिल सभी लोग हाई प्रोफाइल थे और ठीक उन्हीं लोगों के लिए नियम बनाए गए थे। इंदौर महिला ने खोजा घरेलू उपाय जो पुरुष ऊर्जा में करता है सुधार। विगोमन। सीधे शब्दों में कहें तो वह सिर्फ इसलिए उनका लाभ नहीं छीन सकता था क्योंकि उसे ऐसा करने का मन करता था। यह एक बात होती यदि सैमसन ने ही सारी जानकारी एकत्रित की होती, लेकिन इस विवरण से वह जो बता सका उसके अनुसार सबसे अधिक लाभ संभवतः आइना ब्रेजिंगर नाम की एक महिला को हुआ था। रिचर्ड की आंखें सिकुड़ गईं। सैमसन ने इस महिला के बारे में एक सकारात्मक मूल्यांकन छोड़ा था और उसे सैमसन के निर्णय पर भरोसा था। वह जागीरदार मील ब्रेजिंगर की बेटी भी लग रही थी, जो अच्छा था क्योंकि मील ने अभी तक कोई पक्ष नहीं चुना था। ऐसा लग रहा था कि वह तटस्थ रहना चाहता था। अगर रिचर्ड आइना को अपने पक्ष में कर लेता तो क्या यह मेल को भी अपने पक्ष में करने जैसा नहीं होता? भले ही मेल इसे इस तरह न देखती, लेकिन बाकी वारिस क्या सोचते? ये काम कर सकता है। लेकिन ऐसी प्रतिभाएं अक्सर घमंडी होती हैं और ऐसा लगता है कि उसे घमंडी होने का अधिकार है। सैमसन उसे ठंडा और अलग थलग बताता है, ऐसी महिला के पास जाना लगभग नामुमकिन होगा।
रिचर्ड इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि वह ऐसी स्थिति से अपनी राह निकाल लेगा। हालांकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था, फिर भी ऐसी औरत को अपने साथ मिलाने में सालों लग जाएंगे। दरअसल उसके अनुभव के अनुसार अगर आप उससे कम उम्र में ही न मिल जाएं, तो ये लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि साथ ही वह कितनी ठंडी और अलग थलग थी, इस पर निर्भर करते हुए चीजें आसान भी हो सकती थीं। अगर वह घमंडी किस्म की होती तो रिचर्ड इसे भूल सकता था, लेकिन अगर वह बस ठंडी और बेरुखी किस्म की होती तो उसे तर्क से आसानी से समझाना आसान होता। ऐसी औरत उससे शादी करने में भी नहीं हिचकिचाएगी, बशर्ते उसकी बातें उसे पूरी तरह से यकीन दिलाने वाली हों। एक एक कदम रिचर्ड ने मन ही मन पूरी जानकारी दोबारा पढ़ते हुए सोचा। ये यूरी सबसे बेहतर विकल्प लगती है। वह आईना से कहीं ज्यादा मिलनसार और खुली हुई है, और लगता है कि इस आईना को भी ट्रेनिंग का बहुत शौक है। फिलहाल मुझे अपने ट्रेनिंग संसाधनों की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसे मेरे साथ आने के बदले में ट्रेनिंग के संसाधन दे दूं तो शायद उसे भी आसानी हो जाए। रिचर्ड ने कई योजनाएं सोची और उन्हें लगा कि वे सभी व्यावहारिक हैं। इसलिए उन्होंने कई योजनाओं को अमल में लाया। जब उसने आदेश भेजना समाप्त कर लिया तो उसकी निगाहें ठंडी रोशनी से चमक उठी। लेस देन देखो, क्या तुम मेरे लिए लियोनेल मोरालेस ढूंढ सकते हो? उसके पास या तो एक मजबूत स्टार फोर्स वंशकारक या क्षमता होनी चाहिए। वह भाले को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। मेरा यह भी मानना है कि उसके पास शरीर से संबंधित कोई क्षमता या वंशकारक भी है। हो सकता है कि वह हमारे परिवार जितना ही या उससे भी ज्यादा किसी शक्तिशाली परिवार से आता हो, इसलिए इस बारे में गुप्त रहें। ग्रेटर दैन, लेस दैन और तुम्हें पता है क्या करना है। बहुत से लोग इस अनोखे क्षेत्र के बारे में जानते हैं। या तो उन्हें चुप करा दो या फिर उन्हें अपनी चोटों के आगे झुकने दो। ग्रेटर दैन। तारांकन तारांकन। लियोनेल ने हैरान होकर इधर उधर देखा। सच में आसपास कोई और नहीं था, लेकिन सड़कों को देखकर लग रहा था कि 6 लोग आपस में मिलने वाले थे। क्या ये भी पहले जैसी ही लड़ाई थी, या अब सब कुछ पहेलियों से जुड़ा होने वाला था? लियोनेल वास्तव में छठे आयाम की परत के लिए काफी उत्सुक था। वह पिछले कुछ हफ्तों से 5वें आयाम की परत का विश्लेषण कर रहा था, और जितना ज्यादा वह उसमें गहराई से उतरता गया, यह उतना ही ज्यादा दिलचस्प होता गया। 5वें आयाम की परत का अभ्यास पिछली 2 परतों के विपरीत मौन ध्यान की एक क्रिया जैसा था। ये सब मन में होता था और तकनीक पर आपकी एकाग्रता और समझ ये तय करती थी कि यह कितनी तेजी से होगा और आपने जो शक्ति ग्रहण की है वह कितनी शुद्ध है। बस लियोनेल ने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना जटिल हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा वह इसे ध्यान से देखता, उतना ही उसे यह एहसास होता कि 5वां आयाम उसे किसी बहुत ही जानी पहचानी चीज की याद दिलाता है। इतनी जानी पहचानी कि वह लगभग रोज ही उसके साथ काम करता था। बलकला। 5वें आयाम की परत का पहला चरण था अपने मन को विचलित करने वाले विचारों से मुक्त करना। इसके बाद था विजुअलाइजेशन। पृथ्वी पर 25वीं शताब्दी में भी मन की स्थिति और उसके महत्व पर आधारित संपूर्ण विज्ञान मौजूद थे। इसे समझने के लिए बस उन माताओं की कहानियों पर गौर करें जो अपने बच्चों को कार से उतारकर ऊपर उठाती थीं। उन क्षणों में बात यह नहीं थी कि वे ऐसा कर पाएंगी या नहीं, बल्कि यह थी कि उन्हें हर हाल में ऐसा करना ही था, वरना वे अपनी कोई अनमोल चीज खो देती। विजुअलाइजेशन किसी व्यक्ति को कृत्रिम रूप से ऐसी अवस्था तक पहुंचाने का एक तरीका था। ऐसे एथलीट और पेशेवर भारोत्तोलक थे जो अपनी ताकत में अतिरिक्त वृद्धि पाने के लिए खुद को मानसिक रूप से सबसे भयावह परिस्थितियों में भी डाल सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो मन एक शक्तिशाली चीज है। हालांकि 5वें आयाम की परत ने इसका भौतिक रूप से या यूं कहें कि सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि इसने मन को बल के विशाल प्रवाह के लिए इष्टतम अवस्था तक पहुंचने में मदद की। इससे बदले में शरीर को परोक्ष रूप से एक उच्चतर अवस्था तक पहुंचने में मदद मिली। 5वें आयाम को मन का उपयोग करके शरीर पर लगे कृत्रिम बंधनों को खोलने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो आपको उच्चतर स्तर पर ले जाता है। हालांकि लियोनेल को यह महसूस हुआ कि इसे पूरा करने के लिए आवश्यक विजुअलाइजेशन फोर्स आर्ट्स के लिए बहुत परिचित था। ताकत बढ़ाने के लिए कच्ची भावना या भयानक घटनाओं की कल्पना पर निर्भर रहने के बजाय आयामी सफाई की 5वीं आयामी परत ने पैटर्न की एक जटिल श्रृंखला का उपयोग किया। पहले तो ऐसा लगा जैसे यह आपको अपनी ऊर्जा का संचार करने का निर्देश दे रहा हो, लेकिन जैसे जैसे लियोनेल ने अपने स्वप्नलोक में इन पैटर्नों को एक के ऊपर एक करके रखा और यह और भी जटिल होता गया, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक बड़ी शक्ति कला ही थी।
बल कला का प्रयोग इस तरह भी किया जा सकता है। लियोनेल दंग रह गया। उसे लगा जैसे उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खुल रही है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। संभावनाएं अनंत लग रही थीं। हर बार जब वह सोचता था कि उसने बल कला को समझ लिया है, तो उसे ऐसा लगता था जैसे अचानक एक नया दरवाजा खुल गया हो। पहले ये क्राफ्टिंग थी, फिर जादूगरी कला और अब दृश्यावलोकन। इन तीनों में से किसी ने भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि जब लियोनेल पहली बार फोर्स आर्ट्स के संपर्क में आया था, तो यह एक ऐसे व्यक्ति की क्षमता के अंतर्गत था जो न सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने के लिए बल्कि क्षमताओं की नकल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। उस समय लियोनेल को दुनिया के बारे में इतनी कम जानकारी थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कितना चौंकाने वाला था। लेकिन जितना ज्यादा उसने जाना, उतना ही उसे लगा कि ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आयामी छंद में शायद सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक है। अगर मैं विजुअलाइजेशन की इस अवधारणा को कैमलॉट की जादू प्रणाली के साथ जोड़ दूं। लियोनेल की निगाहें अचानक दो जलती हुई मशालों की तरह लग रही थीं। जादूगरनी कला का प्रयोग करने से पहले अपने मन को उच्चतर स्तर पर ले जाना। इसका क्या प्रभाव होगा? क्या इससे वह अपनी क्षमता से ज्यादा जादूगरनी कलाएं कर पाएगा? क्या इससे वह समान शक्ति उत्पादन के बदले कम स्वप्न शक्ति का प्रयोग कर पाएगा? इसका उसके शूरवीर कलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लियोनेल जानता था कि वह अपनी सीमा से बहुत आगे निकल रहा है। अब ये कैमलॉट की जादुई प्रणाली में निहित प्राकृतिक शक्ति कला का अवलोकन और विश्लेषण करने का सरल मामला नहीं था, बल्कि इसमें हेरफेर और बदलाव भी जरूरी था। कैमलॉट की जादू प्रणाली की पूरी समझ के बिना ऐसा कुछ करना मुश्किल होता, और कम से कम अब हालात को देखते हुए वह इससे बहुत दूर था। अभी के लिए अधिक यथार्थवादी लक्ष्य मेरे स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश फैक्टर की बुद्धि शाखा में अगला कदम आगे बढ़ाना होगा। ये याद रखना जरूरी है कि लियोनेल का दिमाग इतना शक्तिशाली होने का एक बड़ा कारण सिर्फ उसकी क्षमता नहीं थी, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसने लेक्सनिक्स परिवार की बुद्धि शाखा को इतनी जल्दी जागृत कर लिया था। इससे उसके दिमाग को पांचवें आयाम की दृढ़ता तुरंत प्राप्त हो गई थी, जिसने उसे स्वप्न शक्ति के संदर्भ में तीसरे से पांचवें आयाम तक आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने से बचा लिया था। लेकिन अब लियोनेल साफ तौर पर स्ट्रोई स्टार उल्लू की सीमा तक पहुंचने वाला था। आखिरकार उसे यह याद रखना था कि वे छठे आयाम के जानवर थे। जाहिर है उसकी क्षमताएं उस सीमा से आगे उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। फिर भी अगर लियोनेल अभी अपनी चरम क्षमता तक भी नहीं पहुंचा था, तो इस बात पर विलाप करने का कोई फायदा नहीं था। वह इस बात की चिंता कर सकता था कि जब वह समय आएगा तो उसके दिमाग के लिए कोई वंशावली कारक नहीं होगा जिस पर वह भरोसा कर सके। लेकिन फिलहाल उससे पहले प्रगति का कोई रास्ता ढूंढना था। अच्छी खबर यह थी कि लियोनेल को पहले से ही एक अच्छा विचार था। स्ट्रोई स्टार उल्लू के विकास पद बुद्धि शाखा तक पहुंचने के मामले में काफी सनकरे थे। लियोनेल ने अगली परत पर भी हल्के से विचार कर लिया था। बर्फीला सितारा उल्लू की आंखें। जब लियोनेल अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश तत्व का आह्वान करता तो कभी कभी उसकी आंखें उसकी पीठ पर दिखाई देती। उसे यह समझने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वह अपनी सबसे ज्यादा गणनात्मक अवस्था में पहुंच जाता है। लियोनेल पहले इस बारे में उलझन में था, लेकिन पांचवें आयाम के दृश्यांकन की पेचीदगियों को एक साथ जोड़ने के बाद क्या होगा अगर स्ट्रोई स्टार उल्लू की आंखें इसी से जटिल रूप से जुड़ी हों? क्या होगा अगर वह उन तीक्ष्ण आंखों को प्रकट करने के बजाय उनकी कल्पना करे और उन पर ध्यान करे? एक दिलचस्प विचार, ये काम कर सकता है। लियोनेल ने विचारों की अनगिनत धाराओं के साथ अपनी बोरियत को दूर किया, बेकार बातों को हटा दिया, शायदों के इर्द गिर्द घूमता रहा और सबसे आशाजनक बातों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जैसे ही वह दूसरों के लिए महीनों तक इंतजार करने के लिए तैयार था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने की बाधाएं गायब हो गई हैं। लियोनेल हैरान था, उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये क्या हो रहा था? लियोनेल को ज्यादा सोचने का मौका भी नहीं मिला था कि सूचनाओं की बाढ़ ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी लगभग दो टुकड़ों में बंट गई। लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं। हालांकि वह जल्द ही अपनी परेशानी को अपने 50,000 से ज्यादा दिमागों में फैलाने में कामयाब हो गया, फिर भी उसे अपनी पीठ पर हल्का ठंडा पसीना महसूस हो रहा था। पांचवें और छठे आयाम की परतों को देखने में इतना अंतर था कि उसे लगा कि अगर उसने तीसरे आयाम में रहते हुए ऐसा करने की कोशिश की होती तो उसका सिर फटकर हड्डियों और खून के टुकड़ों में बदल जाता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस जगह पर इतना बड़ा खतरा छिपा है। लेकिन उसे इस बात से और भी ज्यादा हैरानी हुई कि उसके आसपास असल में कोई भी नहीं था।
लियोनेल को यह नहीं पता था कि इतनी सारी सड़कें एक ही रास्ते से जुड़ रही थीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इतनी दूर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। पहले 2 राउंड के बाद चीजें और भी मुश्किल होती गईं। ऐसे बहुत कम लोग थे जो एक ऐसी पहेली तक पहुंचने के बाद हार मानने को मजबूर हुए जो उनके लिए पूरी करना बहुत मुश्किल था। दूसरे प्रयास में जो लोग तीसरे दौर में पहुंचने के प्रति आश्वस्त नहीं थे, वे 5वें आयाम की परत पार करने के बाद निश्चित रूप से बाहर हो जाते थे। जहां तक पहले प्रयास में थे, उनके लिए दूसरे दौर को पार करना भी दुर्लभ था, छठे में पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अधिकांश लोग आयामी शुद्धि की पहली 3 परतों को इकट्ठा करने के बाद बाहर निकल जाते थे, क्योंकि वे सभी एक साधारण तथ्य से अवगत थे। जब तक आप पहली 3 परतों के बीच कम से कम 3 सितारे नहीं बना सकते, तब तक छठी आयामी परत और उससे आगे को पूरा करना असंभव था। इन सब का परिणाम ये हुआ कि दूसरा दौर एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जहां अधिकांश प्रतिभागी बाहर हो गए। आमतौर पर इसका मतलब होता था कि अगले राउंड में आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन पहेलियों की राह कुछ और ही सोच रही थी। जब लियोनेल आखिरकार अपनी स्थिति में आया और चलने फिरने में सहज महसूस किया, तो पहली पहेली ने उसके होंठ हिला दिए। बनाने वाला सचमुच एक दरिंदा था। उसने ऐसा कैसे किया? तीसरे राउंड तक पहुंचने वाली आखिरी पहेलियों को पूरा करने में उसे पहले ही कई दिन लग गए थे। लेकिन एक सरसरी नजर में ही लियोनेल बता सकता था कि इस पहेलियों को हल करने में ही उसे इतना समय लगेगा। और इसे पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? कम से कम 2 हफ्ते। जब तक लियोनेल की नजरें तेज हो गईं, उसे इसका इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया था। समय के साथ उसका दिमाग इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे इसकी जरूरत ही नहीं रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से इस पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। उस क्षण लियोनेल के चारों ओर एक भारी प्राचीन आभा एकत्रित होने लगी। शुभ वायु, प्राचीन आभा, स्वर्गीय ज्ञान। जब भी लियोनेल प्राकृतिक बलकला पर नजर डालता था, जिसे उसने बल क्रिस्टल खान विस्फोट से प्राप्त किया था, तो उसका दिमाग इतनी तीव्र गति से कार्य करने लगता था कि उसकी अकेले की क्षमता भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। लियोनेल को चिंता थी कि चौथे आयाम का अस्तित्व होने के कारण, जबकि वह पहले से ही 5वें आयाम में था, इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि ऐसा नहीं था। हालांकि यह पहले की तुलना में कम मददगार था, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं था। वास्तव में लियोनेल को अचानक आत्मविश्वास महसूस हुआ। मैंने पहले इसका केवल 99% ही पूरा किया था, फिर भी इसका यह असर हुआ। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार यह कर सकता हूँ। लियोनेल खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक पाया। वह इतने लंबे समय से इसी स्तर पर अटका हुआ था। हालांकि उसने इस प्राकृतिक शक्ति कला की उपेक्षा की थी, फिर भी वह ये कभी नहीं भूला था कि अतीत में यह उसके लिए कितनी उपयोगी रही थी। उसकी तेज प्रगति का एक बड़ा हिस्सा इसी कला को दिया जा सकता था। उन्होंने महसूस किया कि 99% से 100% तक पहुंचना केवल 1% बिंदु का परिवर्तन नहीं होगा। यह एक संपूर्ण विकास होगा, जैसे कि एक आयामी बाधा को पार करना। इससे उसे किस प्रकार के लाभ मिलेंगे? ऐसा लग रहा था कि इतने साल पहले उसने जो शर्त लगाई थी, वह आखिरकार बड़ी सफलता मिलने वाली थी। हालांकि लियोनेल को यह नहीं पता था कि इस समय उसके साथ ट्रायल में सिर्फ एक ही व्यक्ति था। इस व्यक्ति को भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह आराम से आगे बढ़ रहा था और पहेलियां लियोनेल से भी ज्यादा आसानी से पूरी कर रहा था। वह एक हल्की सी धुन गुनगुना रहा था, बीच बीच में अपनी तलवार लगभग लापरवाही से घुमा रहा था। लेकिन गौर से देखने वाला कोई भी बता सकता था कि इस युवक का हर वार एक रहस्यमय रहस्य से भरा था। वह कोई और नहीं बल्कि तलवार देवता अमेरी थे। तारांकन, तारांकन, क्या आपको वह जानकारी मिल गई है जो मैं चाहता हूँ? रिचर्ड थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद थी कि उस लियोनेल मोरालेस के बारे में जानकारी मिलने में कई महीने या साल लग जाएंगे। आखिरकार डायमेंशनल वर्सेस एक बहुत बड़ा स्थान था। एक भी परिवार ढूंढना, चाहे वह छठे आयाम जितना ही शक्तिशाली ही क्यों न हो, लगभग नामुमकिन था, कम से कम इतने कम समय में। फिर भी सैमसन मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही उसके पास जवाब लेकर आ गया था। उस समय रिचर्ड एक चिकने काले अंतरिक्ष यान में उड़ रहा था। उसमें नवीनतम स्टील्थ तकनीक लगी थी। हालांकि यह उसके परिवार के बुजुर्गों से उसकी गतिविधियों को छिपा नहीं सकता था, फिर भी उसे उनसे छिपने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी गतिविधियों को दूसरे उत्तराधिकारी उम्मीदवारों से गुप्त रखना था। अपनी सुविधाजनक जगह से वह तीनों ग्रहों को एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए देख सकता था। सच तो यह था कि इन तीनों ग्रहों पर एक अलग छठे आयाम के परिवार का शासन था। काला और बैंगनी वाला ग्रह उनके वायोला परिवार का था।
बाकी दो ग्रह, सींग जैसे दिखने वाले पहाड़ों वाला ग्रह और घूमता हुआ सफेद बादलों वाला पॉलिश किए हुए सुनहरे संगमरमर जैसा दिखने वाला ग्रह, दो समान रूप से शक्तिशाली परिवारों द्वारा नियंत्रित थे। जहां तक इसके पीछे की कहानी की बात है तो वह बहुत लंबी और पेचीदा थी। जब भी रिचर्ड उन तीनों को इस हालत में देखता तो वह उस बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। हालांकि सैमसन की व्याख्या सुनने के बाद उसकी नजरें झुकी हुई ही रह गईं। लेस देन मुझे भी लगा था कि इसमें बहुत समय लगेगा, युवा वारिस। लेकिन तलाश शुरू करने के कुछ ही देर बाद मुझे सच्चाई का पता चल गया। ग्रेटर देन लेस देन लियोनेल मोरालेस का नाम एक ऐसे घोटाले से जुड़े सूचना नेटवर्क में आया था जो बहुत पहले दफन हो चुका था। मुझे जो पता चला उसके अनुसार किसी कारण से लियोनेल मोरालेस का नाम लेक्सिनिक्स परिवार की पैतृक वंशावली पुस्तकों से हटा दिया गया था। ग्रेटर देन लेस देन आपके द्वारा उल्लिखित पैरामीटर पूरी तरह से फिट बैठते हैं, यहां तक कि स्टारफोर्स से संबंधित वंश कारक तक भी। ग्रेटर देन रिचर्ड अचानक अपनी आंखें सुनहरे सफेद ग्रह से हटा नहीं सका जबकि उसका जहाज तेजी से दूर चला गया। वियोला परिवार, टोरा परिवार, लेक्सिनिक्स परिवार, तीनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी त्रिस्तंभ आकाशगंगा के इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। ये कहा जा सकता है कि वे एक ही साथ मित्र, प्रतिद्वंद्वी और शत्रु तीनों थे, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए भी तीनों एक दूसरे पर निर्भर थे। रिचर्ड ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसे मामले में फंस जाएगा। दरअसल ये और भी चौंकाने वाला था कि ऐसा मामला इतने लंबे समय तक उससे छिपाया गया था। ऐसी चीज के संभावित निहितार्थ बिल्कुल भी सरल नहीं थे। अगर वह इसका सही इस्तेमाल करता तो ये जानकारी उसके लिए उत्तराधिकार का दावा करने में आयामी शुद्धि की 5वीं आयामी परत से भी ज्यादा उपयोगी हो सकती थी। बेशक यह इस मामले से जुड़ी बारीकियों पर भी निर्भर करता था। हालांकि रिचर्ड को लगा कि जैसे ही सैमसन ने उसे यह जानकारी दी, उसने कहानी का 90% हिस्सा समझ लिया था। ये बात तुरंत साफ और स्पष्ट हो गई कि लियोनेल का नाम लेक्सिनिक्स नहीं था। इसका मतलब था कि यह उनके परिवार की मातृपक्ष की ओर से था। इस बात से ही कई बातें समझ में आ गईं, खासकर इसलिए क्योंकि यह कुछ ऐसी बातों से मेल खाता था जिन्हें लेक्सिनिक्स परिवार इतनी अच्छी तरह छुपा नहीं पाया था। क्या ऐसी बात बहुत आम नहीं थी? एक शक्तिशाली परिवार की महिला एक कमजोर पुरुष से प्रेम करती है। परिणाम एक विवाहेतर संतान है जिसे उसका परिवार तुच्छ समझता है। अंततः पुरुष और उसके बेटे को या तो मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है, जबकि महिला को घर में नजरबंद कर दिया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाया जा सके कि वे ऐसी गलती करने की हिम्मत न करें। इस बीच बेटे का नाम उसके जीवन और विरासत पर एक अमिट कलंक के रूप में पारिवारिक अभिलेखों से मिटा दिया जाता है। ये कहानी काफी सरल थी और इसमें कई बातें शामिल थीं। लगभग 50 साल पहले लेक्सिनिक्स परिवार अचानक एक ऐसी प्रतिभा के साथ सामने आया जिसका स्तर तीनों परिवारों ने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह रिचर्ड की पीढ़ी की सदस्य थी, इसलिए वह पहले भी एक बार उसके हाथों आसानी से हार चुका था। यह एक ऐसा नुकसान था जिसने उसके मन पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी थी जिससे वह इतने समय बाद भी उबर नहीं पाया था। इससे भी बदतर बात यह थी कि उस समय वह किशोरावस्था में पहुंच चुका था, जबकि वह छोटी बच्ची मुश्किल से 10 साल की थी। हालांकि वह लड़की भी सालों बाद बिना किसी शब्द, कविता या कारण के गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे लेक्सिनिक्स परिवार उसे पूरी तरह से भूल गया हो, मानो वह कभी थी ही नहीं। यदि उन दो समरेखाओं को एक में मिला दिया जाए। रिचर्ड की आंखें अचानक भयंकर चमक से चमक उठीं। क्या वह सचमुच उस छोटी बच्ची से इतने दशकों बाद इस तरह बदला ले पाएगा? वह हमेशा से उस शर्म को मिटाना चाहता था, लेकिन वह हमेशा मुक्कों से ऐसा करना चाहता था। हालांकि वह बच्ची उसके खुद पर इतना भरोसा होने के बावजूद गायब हो चुकी थी। रिचर्ड के होंठ मुड़ गए। क्या तोहफा है, क्या तोहफा है? पांडा? नहीं, उसने सोचा था कि लियोनेल एक शैतान है जो उसकी सारी योजनाओं को बर्बाद करने और उसके संकल्प की परीक्षा लेने आया है। किसे पता था कि वह असल में एक रक्षक देवदूत है जो उसे चांदी की थाली में परोसी गई जीत सौंपने आया है। न सिर्फ वह अपने पुराने दुश्मन से बदला लेगा, बल्कि खुद के लिए भी इस जीत की गारंटी ले सकेगा। रिचर्ड ने कुछ क्षण और सोचा, उसके बाद अचानक उसने एक विस्तृत संदेश लिखना शुरू कर दिया। लेस देन कुछ गुप्त चैनलों के माध्यम से लीक करें। सुनिश्चित करें कि ओसान के हाथ सबसे पहले लगे। संभावित प्रतिशोध की स्थिति में हवेली के चारों ओर कुछ अतिरिक्त सुरक्षा स्थापित करें, लेकिन इसके बारे में बहुत स्पष्ट न हो। उस मूर्ख ओसान के कृत्य के बाद एक कदम पीछे हटें, चाहे मांस कितना भी रसदार क्यों न दिखे, इसे अनदेखा करें। ग्रेटर देन
जब रिचर्ड ने योजना बनाना शुरू किया तो उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो कहानी गढ़ी थी वह सच्चाई से कोसों दूर थी। हालांकि एक कारण था कि उन्होंने ये देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि उनकी कटौती सही होगी या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ ये तथ्य कि वह आराम से यह अनुमान लगा सकता था उसे विश्वसनीय बनाता था, और विश्वसनीय होना ही उसे चाहिए था। तारांकन लियोनेल को न तो पता था कि इतनी दूर क्या हो रहा है, न ही उसे अंदाजा था कि इतनी सहज बातचीत क्या तूफान ला देगी। सच तो यह है कि वह रिचर्ड के बारे में लगभग भूल ही चुका था। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वह कैसे मान सकता था कि उसका इस व्यक्ति से इतना गहरा रिश्ता होगा? और अगर था भी तो उसे कैसे पता था कि वह युवक इतना नीच होगा कि एक 10 साल की बच्ची ने उसके साथ जो किया था उसका बदला लेगा। सच कहूं तो रिचर्ड उस समय ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 साल के रहे होंगे, लेकिन अब तक तो उनकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी थी। किसी न किसी मोड़ पर बीती बातों को भूल जाना ही पड़ता है ना? बदकिस्मती से रिचर्ड एक तुच्छ व्यक्ति था जो एक ही समय में अत्यधिक धैर्यवान था, और साथ ही ये जानकारी उसके लिए बहुत उपयोगी थी। अगर वह बदला लेने में बिल्कुल भी सक्षम न भी हो तो भी वह बदला लेगा। दरअसल अगर इसमें से एक शब्द भी सच न भी हो तो भी इसका असर वही होगा। यही इस सब की खूबसूरती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस समय की वो छोटी बच्ची वाकई लियोनेल की मां थी या नहीं। उसे तो बस इन सब बातों का तमाशा देखना था। हालांकि रिचर्ड को यह नहीं पता था कि यह वास्तव में मायने रखता था, क्योंकि उस समय की वह छोटी सी 10 साल की बच्ची एक शक्तिशाली महिला बन गई थी, जिसकी मुलाकात वेलास्को मोरालेस नाम के एक आदमी से हुई थी। सालों बाद दोनों ने लियोनेल मोरालेस नाम के एक बच्चे को जन्म दिया, और लियोनेल मोरालेस अपनी मां से बहुत प्यार करते थे।